हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा राजपूत टॉपिक चल रहा था, जहाँ पर हमने प्रतिहार, परमार, चंदेल, राठौर हम ये सब कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजपूत वंश में आपका कछवाहा वंश। तो देखिए कछवाहा वंश क्या था। कन्नौज, नरवर से आमेर और जयपुर तक की कंप्लीट स्टोरी आज हम करेंगे। अगर राजपूत वंशों की कहानी की तरह समझना है तो कछवाहा वंश की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें नरवर, डोसा, आमेर, जो ये डोसा है इसको ही हम दुंदाड़ बोलते हैं, आमेर, मुगल दरबार, जयपुर की आपको पूरी यात्रा दिखाई देती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये आता है कि कछवाहा कौन थे। कछवाहा राजस्थान का एक प्रमुख राजवंश था, जिसकी सबसे प्रसिद्ध शाखा में आपको दुंदाड़ क्षेत्र में जिन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। कहाँ किया? जिनकी सबसे प्रसिद्ध शाखा क्या थी आपकी? दुंदाड़ क्षेत्र। दुंदाड़ क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था? अपना राज्य स्थापित किया था। इसलिए इनकी राजधानी पहले क्या थी? दुंदाड़ थी, फिर आमेर बनी और फिर आपकी क्या बनी? जयपुर। ये क्या थी? इनकी प्रमुख राजधानियाँ रही। कौन कौन सी राजधानियाँ रही? दौसा, आमेर और जयपुर इनकी राजधानियां रही। कछवाहा शासकों ने बाद में मुगल साम्राज्य के साथ राजनीतिक संबंध बनाकर अत्यंत शक्तिशाली स्थान प्राप्त किया और मुगल प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पद हासिल किए। अब क्वेश्चन क्या आते हैं कि कछवाहों की उत्पत्ति। तो देखिए कछवाहा अपनी परंपरा में स्वयं को क्या मानते थे? ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं और अपनी वंशावली को भगवान राम के पुत्र कुश से जोड़ते हैं। इसलिए इन्हें कई बार क्या बोला जाता है? सूर्यवंशी कछवाहा इनको कहा जाता है। लेकिन इतिहासकारों के लिए ये वंशावली पूरी तरह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। इसलिए एग्ज़ाम में आपको क्या लिखना बेहतर होगा कि कछवाहों की पारंपरिक वंशावली उन्हें भगवान राम के पुत्र कुश से जोड़ती है। अगर हम बात करें नरवर से कछवाहों के क्या स्टोरी है, कछवाहों की प्रारंभिक परंपरा का संबंध कहाँ से आता है? आपके नरवर एरिया से आता है। और मैं ये आपको लिखवाना चाहती हूँ, क्योंकि लिखवाने के बाद ही चीज़ें काफ़ी क्लियर होती हैं। उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कछवाहों की प्रारंभिक परंपरा का संबंध किससे माना जाता है? आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कछवाहा वंश। यहाँ पे बात किसकी आती है? यहाँ पे बात आती है किनकी? यहाँ पे बात आती है नरवर की। किसकी बात आती है? नरवर। इनका संबंध नरवर यानी कि जो आज का आपका एमपी का एरिया है, यहाँ से जोड़ा जाता है। बाद में कछवाहा शक्ति पश्चिम की ओर बढ़ी। इसके बाद ये कहाँ बढ़े? पश्चिम की ओर बढ़े, पश्चिमी क्षेत्र में गए और पश्चिमी क्षेत्र की ओर से ये राजस्थान के किस एरिया में पहुँचते हैं? दुंदाड़ क्षेत्र में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? दुंदाड़ क्षेत्र में ये लोग पहुंचते हैं। और हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, दुंदाड़ क्षेत्र जो आपके राजस्थान का एरिया है। यहाँ आकर ये स्थापित होती है आपकी कछवाहा राजवंश। यहीं से कछवाहों की वास्तविक राजनीतिक कहानी मजबूत होती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये दुंदाड़ क्षेत्र कौन सा है? कौन सा आपका दुंदाड़ क्षेत्र? देखिए एक बार अगर चीज़ों को समझ लेंगे तो हिस्ट्री काफ़ी इजी हो जाती है। फैक्ट्स तो याद करने ही पड़ते हैं, पर फैक्ट्स के साथ चीज़ों को स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है भाई, तभी जाके माइंड में सेट होती है। देखिए दुंदाड़ क्या था? जो आज का आपका जयपुर एरिया है, जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है, इसी को ऐतिहासिक रूप में दुंदाड़ कहते हैं। दुंदाड़ एरिया क्या था आपका? जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, यही आपका दुंदाड़ कहलाता था। इस क्षेत्र में पहले स्थानीय शक्तियाँ और मीणा समुदाय प्रभावशाली थे।
कछवाहों को अपना राज्य स्थापित करने के लिए स्थानीय शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। तो इसमें बात आती है कि भाई ये बताओ इनके संस्थापक कौन थे। इनके संस्थापक थे आपके दुल्हा राय। क्या थे? दुल्हा राय। दुल्हा राय कछवाहा राज्य के क्या थे? प्रमुख संस्थापक थे। कौन थे? प्रमुख संस्थापक कौन थे? कछवाहा के प्रमुख संस्थापक दुल्हा राय। दुल्हा राय को राजस्थान में कछवाहा शक्ति की स्थापना का प्रमुख श्रेय दिया जाता है। परंपरा के अनुसार वे दौसा क्षेत्र में आए और स्थानीय मीना शक्तियों को पराजित करके इन्होंने अपना प्रभाव स्थापित किया। तो हम क्या कह सकते हैं कि दुल्हा राय ने ये दौसा क्षेत्र में आए और दौसा क्षेत्र में मीना समुदाय को पराजित किया। किन्होंने किया था? दुल्हा राय ने किया था। ठीक है, यहीं से दुंदाड़ में कछवाहा सत्ता की नींव मजबूत हुई थी। अब दौसा क्यों महत्वपूर्ण है? एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है। दौसा कछवाहों का राजस्थान में प्रारंभिक प्रमुख क्या था? ये प्रारंभिक प्रमुख आपका कछवाहों का केंद्र बना था। कौन सा? राजनीतिक केंद्र। कौन सा एरिया? दौसा एरिया। दौसा एरिया क्या बना था? ये आपके कछवाहा का प्रमुख राजनीतिक केंद्र बना। तो यहाँ से देखिए जो आपके दुल्हा राय हैं ये कहाँ आए? दौसा। और दौसा में आके क्या हुआ? कछवाहा सत्ता पनपी। इसके बाद कछवाहों ने धीरे धीरे अपना क्षेत्र बढ़ाया। अब मीनाओं से जो इनका संघर्ष हुआ, जो दुंदाड़ क्षेत्र था, इसमें मीना समुदाय की स्थानीय सत्ता काफ़ी मजबूत थी। कछवाहों के विस्तार के दौरान जैसे कछवाहा शासक स्थानीय मीना शक्तियों का संघर्ष हुआ, कछवाहों ने धीरे धीरे अपने नियंत्रण का क्या किया भाई? विस्तार किया। इसमें फिर बात आती है आपके नेक्स्ट और काकिल देव की। किसकी बात आती है? काकिल देव की बात आती है। काकिल देव जिन्होंने आमेर की तरफ अपना कदम बढ़ाया। दुल्हा राय के बाद कछवाहा शक्ति को आगे बढ़ाने वालों में काकिल देव का नाम महत्वपूर्ण है। काकिल देव ने आमेर क्षेत्र में कछवाहा सत्ता को स्थापित और मजबूत किया और यहीं से कछवाहों का राजनीतिक केंद्र अब दौसा से क्या हो गया? अब इनका राजनीतिक केंद्र दौसा से क्या हो गया? आमेर हो गया। अब ये क्या हो गया? ये हो गया इनका राजनीतिक केंद्र। समझ में आ गया? इतना हो गया कि दौसा से आमेर की ओर स्थानांतरित हुआ क्या? कछवाहों का राजनीतिक केंद्र। अब आमेर इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्वेश्चन ये भी आ जाता है। आमेर कैसा था? पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया था। इसका सामरिक महत्व भी बहुत ज़्यादा था। यहाँ से कछवाहा शासक दुर्ग की सुरक्षा, सैन्य नियंत्रण, व्यापारिक मार्ग, आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण रख सकते थे। इसलिए आमेर धीरे धीरे कछवाहा राज्य की क्या बन गई भाई? आमेर इनकी मुख्य राजधानी बन गई धीरे धीरे। ठीक है, फिर देखिए हम देखते हैं जो कछवाहा सत्ता था इसका विस्तार कैसे हुआ। कछवाहा वंश का विस्तार कैसे हुआ? आमेर को आधार बनाकर कछवाहों ने दुंदाड़ क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाई, कई पीढ़ियों तक छोटे छोटे संघर्ष किए और धीरे धीरे आमेर क्या बन गया? कछवाहा शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया। लेकिन असली परिवर्तन अभी भी बाकी था। अब क्या हुआ? मुगलों के आने के बाद कछवाहों की राजनीति में क्या चेंज आया? हमको ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है करना। क्या कि मुगलों के आने के बाद कछवाहों की राजनीति, इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत में मुगल शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। अकबर ने राजपूत राज्यों के साथ दो तरह की नीति बनाई थी। यहाँ पर क्या हुआ था? मुगलों में जो आपके अकबर थे इन्होंने दो नीति अपनाई थी। दो नीति कौन सी अपनाई?
एक तो भाई रिश्तेदारी, और दूसरा जहाँ रिश्तेदारी ना निभाई जा सके वहाँ क्या हो जाता है, युद्ध आवश्यक हो जाता है। तो इसकी दो नीति क्या थी, जहाँ आवश्यक हो वहाँ क्या करो, युद्ध करो, और जहाँ संबंध हो वहाँ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित करो। यही दो नीति थी अकबर की। कछवाहों ने दूसरे रास्ते को अपनाया और यही निर्णय उनके इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बना। तो इसमें वैवाहिक संबंध और इस चीज़ को अपनाया इन्होंने। यहाँ पर बात किसकी आ जाती है, यहाँ पर बात आ जाती है आपके राजा भारमल की। किसकी बात आती है, राजा भारमल की। सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ था जो राजा भारमल थे, ये आमेर के कछवाहा शासक थे। 1562 में इन्होंने क्या किया, अकबर के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किया। कब किया, 1562 ईस्वी में किया। राजा भारमल ने 1562 ईस्वी में अकबर के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किया। और सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, राजा भारमल ने इनकी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, विवाह कर दिया अकबर से। और ये विवाह मुगल कछवाहा संबंधों का महत्वपूर्ण आधार बना। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इस विवाह के बाद कछवाहा शासकों को मुगल साम्राज्य में महत्वपूर्ण स्थान मिलने लगा। कछवाहा राजकुमार मुगल सेना में, मुगल प्रशासन में, दरबार में ऊंचे पदों पर पहुंचे और यहीं से कछवाहा शक्ति राजस्थान के बाहर भी प्रसिद्ध होने लगी। फिर इनके बाद भारमल के बाद आपके कौन आते हैं, भगवान दास। कौन आते हैं, राजा भगवान दास। अब भारमल के बाद राजा भगवान दास महत्वपूर्ण कछवाहा शासक बने। उन्होंने अकबर के साथ संबंधों को और भी मजबूत किया और वे मुगल दरबार में ऊंचे पद पर पहुंचे और कछवाहों की राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। फिर राजा भगवान दास के बाद कौन आते हैं, राजा मान सिंह प्रथम आते हैं। कौन आते हैं, राजा मान सिंह प्रथम। कछवाहों के ये क्या थे, ये थे कछवाहों के महान योद्धा। कौन, राजा मान सिंह। कछवाहा इतिहास का सबसे प्रसिद्ध नाम राजा मान सिंह प्रथम, जो आपके किन के पुत्र थे, राजा भगवान दास के क्या थे, ये पुत्र थे। अकबर ने इन्हें अपने साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण सेनापति का स्थान दिया था। तो ये क्या थे, ये थे आपके अकबर के नवरत्न भी थे। और साथ में ये क्या थे, सेनापति भी थे। सेनापतियों में भी शामिल थी। राजा मान सिंह, इनका मनसब कितना हो गया था बढ़कर, 7000 जात और 7000 सवार तक पहुंच गया था इनका मनसब। और ये मुगल साम्राज्य में अत्यंत ऊंचा सैन्य पद था। मानसिंह का युद्ध हुआ था, बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मुगल सेना का इन्होंने नेतृत्व किया था, किसके साथ, महाराणा प्रताप के साथ। कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 ईस्वी में हुआ था। 1576 ईस्वी में इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में क्या किया था, ये आए थे मुगल सेना का नेतृत्व करके। किन्होंने किया, राजा मान सिंह ने किया। और इनके साथ युद्ध किसका था, महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप। और इसलिए एग्जाम में सीधा प्रश्न आता कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का सेनापति कौन था। तो वो सेनापति आपके कौन थे, आपके थे मान सिंह। राजा मान सिंह प्रथम ही थे आपके हल्दी घाटी के मुख्य सेनापति। ठीक है, तो हल्दी घाटी के बाद मान सिंह ने अकबर की ओर कई अभियानों में भाग लिया। जैसे इन्होंने मुगलों की साइड से बंगाल अभियान हो गया, बंगाल, बिहार,
अफगान क्षेत्र, उत्तर पश्चिम एरिया, इन एरिया में भी मान सिंह ने मुगल अभियानों का नेतृत्व किया। वे केवल राजस्थान के सेनापति नहीं थे बल्कि मुगल साम्राज्य के बड़े सैन्य अधिकारियों में से भी एक थे। जैसे फिर आता है मान सिंह ने आमेर में भी कई निर्माण किए। अगर हम इनके निर्माण की बात करें तो जैसे मान सिंह ने किसका निर्माण करवाया था, आमेर के किले का निर्माण करवाया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आमेर की वास्तुकला में राजपूत और मुगल स्थापत्य का सुंदर मिश्रण हमें देखने को मिलता है। आमेर किले में हमें क्या देखने को मिलता है, राजपूत प्लस मुगल स्थापत्य का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। फिर मानसिंह के बाद कौन आते हैं, मानसिंह के बाद आते हैं, अगर हम बात करें मानसिंह के बाद यहाँ से स्थापित स्टार्ट करते हैं भाई। अगर हम बात करें मानसिंह के बाद कौन आते हैं, मानसिंह के बाद आते हैं आपके मानसिंह के बाद आते हैं मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम। कौन आए मानसिंह के बाद, मानसिंह के बाद आए आपके मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम। मानसिंह के बाद कछवाहा इतिहास में एक और महान सेनापति आए जिनका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम। इन्हें हम जयसिंह प्रथम भी बोल देते हैं, ठीक है। ये मुगल सम्राट शाहजहां और औरंगजेब के समय पे महत्वपूर्ण सेनापति रहे। किस किस के टाइम पे, शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पे सेनापति रहे। कौन रहे आपके, जयसिंह प्रथम रहे। फिर जयसिंह प्रथम को मराठा नेता जो कौन थे आपके, शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था। और यहाँ पर शिवाजी के संघर्ष के बाद होती है आपकी पुरंदर की संधि 1665 में, ठीक है। तो पुरंदर की संधि 1665 में हुई, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के बीच में हुई थी। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जयसिंह ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया। उन्होंने शिवाजी से संघर्ष के बाद यहाँ पर क्या की, पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि कब हुई, 1665 ईस्वी में हुई। तो एग्जामिनर क्या पूछता है, जो पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी वो किन किन के बीच में हुई थी, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के बीच में हुई। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात को समझो, कछवाहों ने मुगलों के साथ संबंध बनाकर अपना राज्य बचाया ही नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य के अंदर अत्यंत शक्तिशाली स्थान भी प्राप्त किया। जैसे मान सिंह, जय सिंह जैसे शासक, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आता है। अब नाम किसका आता है, अब नाम आता है आपके आगे सवाई जयसिंह द्वितीय का।
कब? 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में, मध्यकालीन इतिहास में। जो महाराजा आपके सवाई जयसिंह द्वितीय हैं, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1688 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था इनका? 1688 में। ये भी असाधारण शासक थे। ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, ये योद्धा के साथ साथ और क्या थे? खगोल शास्त्री थे, गणित में रुचि रखते थे, नगर नियोजक थे और विद्वानों के संरक्षक थे। कौन थे? विद्वानों के संरक्षक। कौन? आपके सवाई जयसिंह द्वितीय। अब जयसिंह द्वितीय, और अगर हम मुगल साम्राज्य को समझें तो सवाई जयसिंह ने मुगल राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि मुगल साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। इसलिए उन्होंने अपने राज्य को मजबूत करने पर ध्यान दिया। और क्या किया इन्होंने? आपके जयपुर की स्थापना की, जयपुर शहर की स्थापना की। कब की? 1727 ईस्वी में की। कब की भाई? 1727 ईस्वी में की। यह कछवाहा इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। 1727 ईस्वी में सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की। अब पुरानी राजधानी आमेर थी, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, पानी की समस्या, व्यापार और प्रशासन की आवश्यकताओं के कारण एक नया नियोजित शहर की आवश्यकता महसूस होने लगी। और जयपुर की योजना किसने बनाई थी? क्वेश्चन आता है ये, क्या कि जयपुर शहर के नगर योजना किसने बनाई थी? इस शहर की नगर योजना बनाई थी विद्याधर भट्टाचार्य ने। नगर योजना किन्होंने बनाई थी? विद्याधर भट्टाचार्य। इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है क्योंकि शहर को वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, जयमती योजना के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। इसलिए जयपुर को भारत के प्रारंभिक नियोजित शहरों में आज भी गिना जाता है। जयपुर की विशेषता क्या थी भाई? जयपुर को व्यवस्थित रूप से चौड़ी सड़कें, बाजार, प्रशासनिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र में विभाजित किया गया था। और शहर की योजना में 9 चौकड़ी का विशेष महत्व था। यहाँ पे किसका महत्व था? 9 चौकड़ी का। इस वर्ड को याद रखना, 9 चौकड़ी। जंतर मंतर बनवाया भाई इन्होंने। क्या करवाया? जंतर मंतर बनवाए। कहाँ कहाँ बनवाए? जहाँ पे आपका प्रोटेस्ट हो रहा था, एक तो वही है। सवाई जयसिंह द्वितीय की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से क्या है? आपका जंतर मंतर है। उन्होंने खगोलीय गणनाओं के लिए विशाल वेधशालाएं बनवाई। ठीक है, जंतर मंतर क्या था आपका? कहाँ कहाँ जंतर मंतर बनवाए, कहाँ कहाँ ये वेधशालाएं थी? जैसे आपका दिल्ली, आपका जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। और एग्जामिनर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है भाई। इनमें जयपुर का जंतर मंतर सबसे प्रसिद्ध और संरक्षित था। कौन सा? आपका जयपुर का। सवाई जयसिंह इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? क्योंकि वे केवल राजपूत शासक नहीं थे, वो राजा थे, वैज्ञानिक रुचि वाले विद्वान थे, नगर नियोजक थे और एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे। इसलिए कछवाहा इतिहास में उनका स्थान बहुत महत्व रखता है। जयसिंह की मृत्यु कब हुई? सवाई राजा जयसिंह की मृत्यु होती है 1743 ईस्वी में। इनके बाद इनके पुत्रों में उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष हुआ। मुख्य रूप से उत्तराधिकारी जो संघर्ष हुआ, मुख्य रूप से किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था आपके ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में।
इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। ईश्वरी सिंह ने क्या किया? जयपुर की गद्दी संभाली। किन्होंने संभाली? ईश्वरी सिंह ने। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी उत्तराधिकारी संघर्ष। मराठों और राजपूत शक्तियों का प्रभाव भी बढ़ रहा था, जो अन्य राजपूत थे। फिर जो आपके ये माधो सिंह प्रथम थे, ये ईश्वरी सिंह के बाद आते हैं। ईश्वरी सिंह के बाद कौन आए? आपके माधो सिंह प्रथम आए। किसके बाद आए? ईश्वरी सिंह के बाद आए। ये जयपुर के शासक बने। इन्होंने जयपुर राज्य को स्थिर करने की कोशिश की। इनके समय भी मराठों और राजस्थान की अन्य शक्तियों के साथ राजनीतिक संबंध मजबूत रहे। कछवाहा राज्य, और अगर हम मराठा शक्ति की बात करें तो हमने देखा कि 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। राजस्थान में कई शक्ति उभर रही थी, जैसे आपके अन्य राजपूत थे, मराठे भी वहाँ पे उभर रहे थे। और जयपुर सहित राजपूत राज्यों को अब केवल मुगलों से नहीं बल्कि मराठों की राजनीतिक और आर्थिक दबाव से भी निपटना पड़ा। फिर बात आ जाती है ब्रिटिश काल की। फिर अगर हम बात करें ब्रिटिश काल की, ब्रिटिश काल क्या हुआ था? 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की शक्ति बढ़ रही थी, ये पावरफुल हो रहे थे। राजस्थान की रियासतें धीरे धीरे ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आने लगी थी। और यहीं पर जयपुर रियासत में भी ब्रिटिशों के साथ क्या किया? इनके साथ संधि स्थापित की। क्या किया भाई? संधि की। इस प्रकार कछवाहा राज्य पहले किसके अंडर रहा? मुगल काल के बाद मराठा प्रभाव रहा। मराठा प्रभाव के बाद किसके अंडर आ गए? ये ब्रिटिश काल में। गुजरता हुआ आधुनिक समय तक पहुंचा। फिर स्वतंत्रता के बाद तो आपको पता 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए तो रियासतों ने भारतीय संघ में विलय की प्रक्रिया शुरू हुई और जयपुर रियासत भी भारतीय संघ में शामिल हुई। बाद में राजस्थान में के एकीकरण के साथ जयपुर आधुनिक राजस्थान का हिस्सा बन गया। और कछवाहा वंश अगर हम देखें तो नरवर की परंपरा से दुल्हा राय से दोसा से काकिल देव, फिर आमेर, फिर राजा भारमल, फिर अकबर से संबंध, भगवान दास, मानसिंह, हल्दी घाटी का युद्ध, मिर्जा राजा जयसिंह, पुरंदर की संधि, सवाई जयसिंह द्वितीय, 1727 में जयपुर, जंतर मंतर, आधुनिक जयपुर, ये सब चीज़ चला। तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि कछवाहों का प्रमुख राज्य कौन सा था? हम कह देंगे आमेर और जयपुर। प्रारंभिक राजस्थान का केंद्र कौन सा था? कछवाहों का दोसा था। कछवाहा सत्ता का प्रमुख संस्थापक कौन था? दुल्हा राय था। बाद के प्रमुख केंद्र कौन सा बना था? आमेर बना था। अकबर के साथ संबंध स्थापित करने वाला राजा कौन था? राजा भारमल था। अकबर से वैवाहिक संबंध कब स्थापित हुआ? 1562 में हुआ। प्रसिद्ध कछवाहा सेनापति कौन थे? राजा मानसिंह प्रथम थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में हुआ। मुगल सेना का सेनापति कौन था इस टाइम? राजा मानसिंह था। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में हुई। शिवाजी के साथ संधि करने वाला, पुरंदर की संधि करने वाला राजा कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम था। जयपुर का संस्थापक कौन था? सवाई जयसिंह द्वितीय थे। जयपुर की स्थापना कब हुई? 1727 में हुई। जयपुर की योजना में प्रमुख योगदान किसका रहा? विद्याधर भट्टाचार्य का रहा। प्रसिद्ध वेधशाला कौन सी थी? जंतर मंतर थी। सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई? 1743 में हुई। जयपुर के बाद प्रमुख शासक कौन बने? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम। कछवाहा राजा का प्रमुख स्थापत्य आमेर किला और जयपुर और जंतर मंतर थे। तो देखिए याद कैसे कर सकते हैं? दुल्हा दोसा गया, काकिल आमेर लाया, भारमल ने अकबर से संबंध बनाए और मानसिंह ने हल्दी घाटी में सेना संभाली। जयसिंह ने शिवाजी से पुरंदर कराया और सवाई जयसिंह ने जयपुर बसाया। और यही है आपका कछवाहा। इसलिए अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम पढ़ते हैं हमारे नोट्स, क्योंकि नोट्स भी करने बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ में यहाँ कुछ रह गया होगा वो चीज़ यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए कछवाहों की उत्पत्ति और वंश परंपरा। कछवाहा वंश स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे। अपनी वंशावली को भगवान श्री राम के पुत्र किससे जोड़ते थे? कुश से जोड़ते थे। परंपरा में इन्हें कुशवाहा क्या बोला गया? कुशवाहा
कछवाहा भी कहा जाता है। इतिहासकार इसे वंशीय और पौराणिक परंपरा मानते हैं, पर पूरी तरह प्रमाणित नहीं है। याद रखें, सूर्यवंशी परंपरा परंपरागत दावा है, ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। कछवाहों का राजस्थान में आगमन कैसे होता है? परंपरा अनुसार कछवाहा ग्वालियर और नरवर से निकलकर पश्चिम की ओर आए। राजनीतिक उथल पुथल और नई भूमि की खोज का समय था और वे राजस्थान के दुंदाड़ क्षेत्र में आए और धीरे धीरे अपनी शक्ति स्थापित करने लगे। दुल्हे राय आपके वही थे जो आपकी कछवाहा शक्ति की जिन्होंने नींव रखी, जो आपके संस्थापक थे। कछवाहा परंपरा में दुल्हे राय यानी कि जिनको हम दुल्हा राय भी बोलते हैं, इन्होंने दुंदाड़ क्षेत्र में कछवाहा शक्ति स्थापित करने का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में इनका प्रभाव हुआ। उसने स्थानीय शक्तियां विशेषकर मीणाओं से संघर्ष किया और दौसा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। दुल्हे राय को दुंदाड़ में कछवाहा राज्य की नींव रखने वाला राजा माना जाता है। दुल्हे राय और दुंदाड़ क्षेत्र को अगर हम देखें तो दुंदाड़ उस समय एक महत्वपूर्ण भूभाग था जहां मीना और स्थानीय राजपूत शक्ति विद्यमान थी। दुल्हे राय ने युद्ध और कूटनीति दोनों में अपना प्रभाव बढ़ाया और दौसा कछवाहों का क्या बन गया? प्रारंभिक केंद्र बन गया। दौसा से आमेर तक की अगर चीज़ देखें, दुल्हे राय और उसके उत्तराधिकारियों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और दौसा से धीरे धीरे राजनीतिक केंद्र आमेर की ओर चला गया। आमेर अरावली क्षेत्र में स्थित होने के कारण रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। आगे अगर हम बात करें, आमेर कछवाहा राजधानी का निर्माण कैसे हुआ? समय के साथ आमेर कछवाहा राज्य की प्रमुख राजधानी बना। यहाँ से कछवाहों ने दुंदाड़ के बड़े एरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और आमेर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक, सैन्य और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। आमेर के कछवाहा शासक, और अगर हम शक्ति का विस्तार देखें तो आमेर के शासकों ने वहाँ के आसपास के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किया। मीना सरदार और स्थानीय शासकों को पराजित कर दिया और व्यापारिक मार्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। राजा भारमल और मुगल का संबंध देखें हम। भारमल क्या था? आमेर का शासक था। 1562 में उसने मुगल सम्राट अकबर से राजनीतिक संधि की और अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसको हम हीर कुंवारी के नाम से भी जानते, हीर कुंवरी, इनका विवाह अकबर से किया। किनका? हरकाबाई का। इस वैवाहिक संबंध से कछवाहा मुगल संबंधों की मजबूत नींव पड़ी और ये केवल विवाह नहीं बल्कि राजनीतिक समझदारी और सुरक्षा की नीति थी। इस संबंध से क्या लाभ बने भाई? आमेर को मुगल साम्राज्य में उच्च स्थान मिला। कछवाहा शासकों को ऊंचे मनसब और सम्मानित पद प्राप्त हुए। राज्य की सुरक्षा और स्थिरता बढ़ी और मुगल साम्राज्य की विशाल शक्ति का सहयोग मिला और आमेर की राजनीतिक प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। राजा फिर भारमल के बाद कौन आते हैं? आपके राजा भगवान दास। भारमल के बाद राजा भगवान दास कछवाहा वंश के महत्वपूर्ण शासक बने। वे भी अकबर के दरबार में सम्मानित पद पे थे। मुगल प्रशासन और सैन्य कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिर आते हैं आपके राजा मानसिंह प्रथम। इनका कछवाहा वंश का स्वर्णिम नाम बोला जाता है। भगवान दास के पुत्र राजा मानसिंह प्रथम को अकबर ने बहुत ऊंचा मनसब प्रदान किया, 7000 तक का। वे मुगल साम्राज्य के प्रमुख सेनापतियों में से एक थे। मानसिंह की सैन्य उपलब्धियां अगर हम बात करें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अभियानों में सफलता, अफगान क्षेत्रों में मुगल प्रभाव स्थापित किया, उत्तर पश्चिमी में सीमाओं की सुरक्षा में योगदान दिया, गुजरात और मेवाड़ के अभियानों में भी भागीदारी निभाई। इनका सबसे क्या होता था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मुगल सेना की ओर से नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया था। युद्ध का परिणाम मुगल पक्ष में रहा, परंतु महाराणा प्रताप ने संघर्ष जारी रखा। मानसिंह की युद्ध नीति और नेतृत्व क्षमता बेहद प्रभावशाली थी। आमेर और मुगल साम्राज्य की नहरी भागीदारी। कछवाहा शासक केवल सेनापति ही नहीं बल्कि प्रशासक भी बने। उन्होंने साम्राज्य के विभिन्न सूबों की सूबेदारी और जिम्मेदारियां दी गई। ठीक है, कछवाहा राजपूत मुगल दरबार में मुख्य धुरी बन गए। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम, शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पे हम कर चुके हैं कंप्लीट की भी। मानसिंह के बाद मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम आए। मुगल साम्राज्य के सेनापति और कूटनीतिज्ञ थे। औरंगजेब ने उन्हें शिवाजी के विरुद्ध अभियान की जिम्मेदारी दी थी, जहां पुरंदर की संधि हुई थी आपकी 1665 में।
ठीक है। 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई। मुगल पक्ष की ओर से मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने वार्ता की और संधि करवाई। संधि से मुगल और शिवाजी के बीच तनाव कुछ समय के लिए कम हुआ। फिर सवाई राजा जयसिंह द्वितीय आए। वैज्ञानिक राजा थे। शासनकाल कब से कब तक रहा? 1699 से 1743 तक था। ये गणितज्ञ, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र के महान ज्ञाता थे। कई खगोल ग्रंथों में रचना की और संकलन करवाया। भारत का सबसे महान खगोलविद शासक माना जाता है इनको। जयपुर नगर की स्थापना कब की? 1727 में की। आमेर की बढ़ती हुई जनसंख्या और सीमित स्थान के कारण नए नगर की आवश्यकता हुई और 1727 में सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर नगर बसाया और यह नगर नियोजन के सिद्धांतों पर बनाया गया था। व्यवस्थित शहर था। विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर के निर्माण में सहायता की थी। इन्होंने जंतर मंतर वेधशालाएं बनवाई, जैसे जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। मराठों, जाटों और अफगानों का प्रभाव बढ़ा और जयपुर राज्य की बदलती परिस्थितियों में अपनी स्थिति इनको बनाए रखनी पड़ी। ये तो मैं आपको करवा चुकी हूँ। राजा मान सिंह, हल्दी घाटी, मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम। इसके बाद का कहाँ है? हाँ देखिए, जयपुर नगर की स्थापना हो गई है और जंतर मंतर वेधशालाएं हो गई हैं आपकी। अच्छा, जंतर मंतर के ना, ये देखो, जंतर मंतर के प्रमुख यंत्र कौन से थे? सम्राट यंत्र था, जयप्रकाश यंत्र था, राम यंत्र था, नाड़ी वल्य यंत्र था, राशि वल्य यंत्र था, ध्रुव दिक्पोल यंत्र था। ये इसमें यंत्र लगे हुए थे। ठीक है। जयसिंह द्वितीय की अन्य गतिविधियां क्या थी? उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि, जयसिंह पद्धति जैसे खगोलीय ग्रंथों का सरल रूप से प्रस्तुत करवाया। कौन सा? सिद्धांत शिरोमणि और जयसिंह पद्धति। उन्होंने संस्कृत विद्वानों का संरक्षण भी दिया। आमेर किले को कई भागों में का निर्माण विस्तार समय के साथ करवाए। इन्होंने सिंचाई, जलाशय और व्यापार को बढ़ावा दिया। जयसिंह द्वितीय के बाद उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। इनके बाद इनका पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठा और माधो सिंह भी, इन्होंने भी गद्दी का दावा किया। ठीक है। इनके बीच में संघर्ष हुआ। भाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में लंबा संघर्ष चला। माधो सिंह को मेवाड़, उदयपुर के शासकों का समर्थक प्राप्त था। इस संघर्ष में मराठों का भी हस्तक्षेप रहा और राज्य की राजनीतिक स्थिति दुर्लभ हो गई। फिर देखो हाँ, ये आया था, भूल गई थी मैं भाई इस चीज़ को करवाना, बगरू का युद्ध। इसलिए मैं नोट्स दोबारा करवा रही हूँ आपको। बगरू का युद्ध कब हुआ? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच निर्णायक युद्ध हुआ था। कौन सा? बगरू, यानी कि जयपुर के निकट एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? बगरू का युद्ध। कब? 1748 में। इस युद्ध में माधो सिंह विजयी हुआ और अंततः जयपुर के सिंहासन पर उसका अधिकार हुआ और यह युद्ध जयपुर राज्य के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। माधो सिंह प्रथम, जिनका शासनकाल 1750 से 1768 के बीच में रहा। माधो सिंह प्रथम ने राज्य को स्थिर करने का प्रयास किया, परंतु उनके समय में मराठों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था। जयपुर को मराठों को चोट देने के लिए विवश होना पड़ा। उन्होंने प्रशासन को पुनर्गठित करने और राज्य की अर्थव्यवस्था सुधारने का प्रयास किया। मराठों का प्रभाव पड़ गया था भाई। 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति राजस्थान की ओर बढ़ी। मराठों को कर और चोट देना पड़ता था। मराठों और जयपुर के संबंध कभी मित्रतापूर्ण तो कभी संघर्षपूर्ण रहे। ठीक है। आंतरिक प्रशासन और अर्थव्यवस्था, भाई कृषि, शिल्प काल, और ये तो आप पढ़ लेना। अच्छा, फिर आए थे आपके प्रताप सिंह। माधो सिंह प्रथम के बाद आए थे प्रताप सिंह। 1778 से लेकर 1803 तक। 1778 से 1803 तक कौन आए? माधो सिंह प्रथम के बाद प्रताप सिंह गद्दी पर बैठे। उनके शासनकाल में कला, स्थापत्य और संस्कृति का विशेष संरक्षण मिला। इन्हीं के समय जयपुर में प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण हुआ था। हवा महल का निर्माण किनके टाइम पे हुआ था? हवा महल का निर्माण हुआ था आपके प्रताप सिंह के टाइम पे। उन्होंने कई मंदिर, घाटों और भवनों का निर्माण करवाया। हवा महल का निर्माण कब हुआ था? 1799 में हुआ था और इसका निर्माण लाल चंदन उस्ताद द्वारा करवाया गया था। ये महल 5 मंजिला है और इसकी बनावट मधुमक्खी के छत्ते जैसी है, जिसमें 953 झरोखे हैं। राज परिवार की महिलाएं इन झरोखों से त्योहारों, जुलूसों और बाजारों को देख सकती थी। फिर अंग्रेजों के साथ संबंध और संधियां हुई। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ने पर जयपुर ने अंग्रेजों से मैत्रीपूर्ण
संबंध स्थापित किए। 1818 में जयपुर राज्य और अंग्रेजों के बीच संधि हुई। संधि के बाद जयपुर राज्य अंग्रेजों के संरक्षण में आने वाली देसी रियासत बन गया और राज्य की आंतरिक स्वायत्तता बनी रही, परंतु विदेश नीति और रक्षा अंग्रेजों के अधीन हो गई। कब? 1818 में। ब्रिटिश काल में आपका जो जयपुर था, ब्रिटिश काल में जयपुर एक प्रमुख रियासत के रूप में बना रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, डाक, तार, न्याय व्यवस्था आदि में सुधार किए और आधुनिक संस्थाएं और प्रशासनिक विभागों की स्थापना की गई। जयपुर शहर आधुनिक नगरीय केंद्र के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, समझ में आ गया भाई। ये तो आपका कछवाहा वंश। आई गेस इससे बाहर तो ये कुछ भी नहीं पूछ सकता। तो फिर हम करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा वंश करेंगे कछवाहा के बाद। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस